हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राहुल चौधरी मैया पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में अध्यादेश अपन शुरू करेंगे। राज्यपाल पढ़ रहे थे और राज्यपाल की विधायी शक्तियों में एक आर्टिकल रह गया था अपना 123, ठीक है, 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 यानी 213 जो अपना आर्टिकल छूट गया था उसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे, राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे, विधायी शक्तियां। अपन एक एक आर्टिकल को इतने डिटेल से पढ़ रहे हैं कि शायद आपको वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हाँ रिवीजन करने की जरूरत होगी। 171 पढ़ लिया था जिसमें राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। 174 पढ़ लिया था जिसमें राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। 175 पढ़ लिया था राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। 176 राज्यपाल विधानसभा के दोनों सदनों को एक साथ संवेद कर सकता है बजट सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाली पहले बैठक के समय। 192 पढ़ लिया था कि राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आधार पर विधायकों का अयोग्य भी घोषित कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 200 पढ़ लिया था जिसमें राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति थी, इसी में राज्यपाल का वीटो पावर था और इसी में राज्यपाल किसी विधि को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट पढ़ना आपको, जो लास्ट पढ़ना है वो 213, ये आपको अभी पढ़ना है राज्यपाल की विधायी शक्ति में 213, और इसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। चलिए शुरुआत कर देते हैं इस आर्टिकल की। दो सौ तेरह राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 213 में। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है, वो अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल की किसमें? 213 में। अब देखिए, अध्यादेश वैसे क्या होता है? अध्यादेश विधि का ही रूप होता है। अध्यादेश विधि यानी कानून का ही रूप होता है, तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अध्यादेश विधि का ही रूप होता है, इसलिए अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है। क्यों? अध्यादेश किसका रूप होता है? जैसे विधानमंडल कानून बनाता है उसी प्रकार, ठीक है, ये अध्यादेश भी एक विधि या कानून का ही रूप है, ठीक है। ये सेम उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून काम करता है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है ये उसकी विधि, अध्यादेश किसका रूप होता है? विधि का रूप होता है, इसलिए अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है। कैसी है? विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना, क्या राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है? अपने विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसकी सलाह से? वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की विधायी शक्ति है। तो अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कैसे बताओ? विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कैसे बताओ? विधायी शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश स्वविवेक से राज्यपाल अध्यादेश स्वविवेक से जारी न करके राज्यपाल अध्यादेश स्वविवेक से जारी न करके राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद पढ़ा था आपने 163(1), उसमें लिखा था कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा वो अपने स्वविवेक से जारी नहीं करेगा, अपने स्वविवेक से जारी नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। कौन? राज्यपाल। क्या? अध्यादेश जारी करता है। चलिए, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश कब जारी किया जाता है?
अध्यादेश निम्न परिस्थितियों में जारी किया जाता है, निम्न परिस्थितियों में जारी किया जाता है। अध्यादेश निम्न परिस्थितियों में जारी किया जाता है। तो अध्यादेश कब जारी किया जाता है, ये सबसे पहली चीज तो ये अपने पढ़ ली। अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है, और ये उसकी विधायी शक्ति है। अब कब जारी किया जाता है अध्यादेश, देखिए अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये एक विधेयक है, विधेयक विधानसभा में आता है, विधानसभा से पारित होकर कहां जाएगा, विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद से पारित होकर कहां जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास आता है, यहां से पारित होकर राज्यपाल, और राज्यपाल मंजूरी दे देता है तो कानून बन जाता है। अब देखिए अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब देखिए विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होती है, ठीक है। राज्यपाल उसका अभिन्न अंग होता है, ठीक है। अब देखिए विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चला है, ये 2 सदन है विधानमंडल के, और दोनों सदनों का सत्र नहीं चला है। दोनों सदनों का सत्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 होता है सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। दोनों का सत्र नहीं चल रहा है, यदि दोनों की बैठक नहीं चल रही है, नहीं तो विधानसभा की चल रही है और नहीं विधान परिषद की बैठक चल रही है, दोनों की बैठक नहीं चल रही है, ठीक है। और राज्य में ऐसी परिस्थितियां आ गई कि कानून बनाना बहुत जरूरी है, कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां आ गई कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले विधानसभा की बैठक बुलाएंगे, फिर विधेयक लाएंगे और विधानसभा से पारित करेगी इसे, फिर राज्यपाल के पास आएगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है। और यदि ऐसी कंडीशन आए कि जब दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही है और राज्य में ऐसी परिस्थिति आ गई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो बताओ हमारे पास हमेशा कौन होता है, राज्यपाल तो हमेशा होता है। विधानसभा की बैठक तो हमेशा नहीं चलती, विधान परिषद की बैठक तो हमेशा नहीं चलती, लेकिन राज्यपाल तो हमेशा ही रहता है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी कर देता है, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी कर देता है, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं, अध्यादेश। तो देखिए अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही है, या दोनों में से किसी एक सदन की भी, जैसे राजस्थान में विधानसभा है और विधानसभा की बैठक नहीं चल रही है, तो फिर कानून कैसे बनेंगे, फिर राज्यपाल ही बनाएगा, ठीक है। तो देखिए जिन राज्यों में दोनों सदन है, दोनों सदनों की बैठक नहीं चली है, या ऐसे बहुत 22 राज्य ऐसे, 6 राज्य ऐसे जहां पर दोनों सदन है, लेकिन 22 राज्य जहां पर एक ही सदन है, कौन सा, विधानसभा, और विधानसभा की बैठक नहीं चल रही है, तो बताओ फिर कानून कौन बनाएगा, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करेगा, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल। कब जारी करता है, जब विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, या दोनों में से किसी एक का भी सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है, उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, अध्यादेश। तो किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो। सत्र में ना हो का मतलब क्या है, दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही है, सत्र में नहीं है तो बजट सत्र नहीं चला तो बैठक भी नहीं होगी। तो विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में नहीं हो, या दोनों में से कोई एक सदन, मान लीजिए एक विधानसभा है और विधान परिषद की बैठक नहीं चली, तो अकेली केवल जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद है, ऐसा राज्य जहां पर, जैसे बिहार, जहां पर विधानसभा भी और विधान परिषद है, यदि विधानसभा नहीं चली है तो फिर विधान परिषद अकेली पारित नहीं करेगी, दोनों से पारित होकर राज्यपाल के पास जाना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक नहीं चली है, दोनों सदन सत्र में नहीं है, या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करते हैं। तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करते हैं, जिसे अध्यादेश कहा जाता है, तो कौन जारी करते हैं, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश। तो अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है। किन परिस्थितियों में, जब विधान के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन भी सत्र में नहीं होगा, ठीक है, तब राज्यपाल आपको अध्यादेश जारी करते हैं। क्लियर। तो जारी कौन करते हैं, राज्यपाल। किन परिस्थितियों में करते हैं, तो ये हमने बता दिया। यदि राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया तो वह कितने समय तक चलेगा, तो अधिकतम आपको पता कितने समय तक चलेगा, तो 2 सत्रों के मध्य
अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। तो बताओ, जब तक अगले सत्र, मान लीजिए मैंने कहा राज्यपाल ने आज अध्यादेश जारी किया, वो कितने समय तक चलेगा? जब तक वापस सदन की बैठक नहीं हो, वापस सदन की बैठक शुरू ना हो, तब तक चलेगा। और बैठक शुरू होने के बाद भी 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए। यदि सदन की बैठक शुरू हो गई, ठीक है, दो सदन के बीच, दो सत्रों के मध्य अधिकतम कितना? दो सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। और जब सत्र शुरू हो गया तो सत्र शुरू होने के बाद, बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए। सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए। यदि वो पारित नहीं होता है तो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। 6 सप्ताह में, मान लीजिए आज राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, तो राजस्थान की विधानसभा की बैठक 6 माह में तो एक बार होगी, तो 6 माह अधिकतम हो, 6 माह हो गए, ठीक है। बैठक शुरू हो गई, उसके कितने सप्ताह में? तो यदि विधानसभा की बैठक शुरू होगी तो उसके 6 सप्ताह में वो पारित होना चाहिए विधानसभा से। यदि पारित नहीं होता है, तो विधानसभा पारित नहीं करती, तो वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो अधिकतम कितने समय चला गया? राज्यपाल ने आज अध्यादेश जारी किया, वो 6 माह में तो बैठक में लगेंगे, और बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह और लगेंगे, तो अध्यादेश अधिकतम कितने समय चल सकता है? 6 माह और 6 सप्ताह तक चल सकता है। लेकिन बैठक शुरू होने के बाद कितने? 6 सप्ताह तक चल सकता है। बैठक शुरू होने के बाद कितने? 6 सप्ताह तक चल सकता है। बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों है, जिस राज्य में दोनों सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद है, और दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय शुरू हुई, विधानसभा की बैठक मान लीजिए, ठीक है, विधानसभा की जो बैठक है वो 27 फरवरी को शुरू हुई, और विधान परिषद की बैठक 25 फरवरी को शुरू हुई, ठीक है। दोनों सदनों की बैठक अलग अलग हुई, विधान परिषद की 25 फरवरी को और विधानसभा की 27 फरवरी को। तो बताओ 6 महीने, 6 सप्ताह कब से काउंट करेंगे? मैंने कहा ना, बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए, तो वो 6 सप्ताह कब से काउंट करेंगे? 25 फरवरी से या 27 फरवरी से? तो बाद वाले जो सदन बैठता है ना, ठीक है, जैसे विधान परिषद 25 फरवरी को बैठी, विधानसभा 27 फरवरी को बैठी, तो जो बाद में सदन शुरू होता है उसे 6 सप्ताह काउंट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए, तो ये 6 सप्ताह कब से काउंट करते हैं? बाद वाले सदन की बैठक से। और बाद वाली मान ली 27 फरवरी, तो वहां से इसकी 6 सप्ताह की काउंटिंग की जाती है। 6 सप्ताह में पारित होना जरूरी है, अन्यथा रद्द हो जाएगा। तो अध्यादेश अधिकतम कितने समय चल सकता है? 6 माह और 6 सप्ताह चल सकता है। लेकिन बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह चलेगा। 6 सप्ताह में पारित हो गया तो ठीक है, नहीं तो रद्द हो जाएगा। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। लेकिन ध्यान रखना, पूछ ले, बैठक शुरू होने के बाद, बैठक शुरू होने के बाद, बैठक शुरू होने के बाद कितने सप्ताह में? 6 सप्ताह में। बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में अध्यादेश पारित होना आवश्यक है। अध्यादेश पारित होना आवश्यक है। बैठक आज शुरू हो गई, तो बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में कितने? बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में अध्यादेश पारित होना आवश्यक है, अन्यथा रद्द हो जाता है। यदि 6 सप्ताह में वो पारित नहीं होता है, 6 सप्ताह में वो पारित नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, अन्यथा वो रद्द हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। 6 सप्ताह में पारित होना जरूरी है। यदि 6 सप्ताह में पारित नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक अध्यादेश समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछे तो अधिकतम अवधि तो आपको बताना है 6 माह और 6 सप्ताह। बैठक शुरू होने के बाद कितने सप्ताह? तो बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में पारित होना जरूरी है, अन्यथा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। 6 सप्ताह, बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह। तो ये 6 सप्ताह की गणना कब से करते हैं? तो बाद वाले सदन की बैठक से। 6 सप्ताह की गणना, 6 सप्ताह की गणना, 6 सप्ताह की गणना बाद वाले सदन की बैठक से किए जाते हैं, बैठक से किए जाते हैं। तो 6 सप्ताह की गणना कब से की जाती है? तो बाद वाले सदन की बैठक से की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब अध्यादेश को वापस कौन ले सकता है? देखिए, जारी कौन करता है? राज्यपाल। तो अध्यादेश को राज्यपाल वापस भी ले सकता है। एक तो अध्यादेश 2 प्रकार से समाप्त होता है। एक तो 6 सप्ताह में पारित नहीं होगा तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, और एक राज्यपाल इसको वापस भी ले सकता है। तो जारी कौन करता है? अध्यादेश 2 प्रकार से समाप्त होता है। अध्यादेश 2 प्रकार से समाप्त हो सकता है।
अध्यादेश कितने प्रकार से, दो प्रकार से समाप्त हो सकता है। पहला, यदि बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक पारित नहीं होता। यदि विधानसभा ने उसको पारित नहीं किया, 6 सप्ताह में भी पारित नहीं होता, तो स्वतः रद्द हो जाता है, तो स्वतः समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है, स्वतः रद्द हो जाता है। यदि वो 6 सप्ताह में पारित नहीं होता है बैठक शुरू होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और दूसरा, राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। और राज्यपाल कौन से विषय पर जारी कर सकता है, राज्यपाल जो अध्यादेश है वो कौन सी सूची पे जारी करता है। 3 प्रकार की सूची है। संघ सूची पर तो केंद्र सरकार कानून आती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो इसका मतलब राज्य सूची पर एक राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और एक समवर्ती सूची पर, के ऊपर इस पर केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल कौन सी सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यह भी लिख लीजिए, राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ सूची पर नहीं कर सकता, संघ सूची पर राष्ट्रपति करता है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, अध्यादेश की यदि बात करें तो ये वैसे तो अध्यादेश लोकतंत्र के जो विरुद्ध है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसके विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि अध्यादेश में राज्यपाल, ठीक है, कुछ मंत्रियों से पूछ के अध्यादेश जारी कर देता है। जनता से चुने गए प्रतिनिधि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, एमएलए, उनसे नहीं पूछा जाता। केवल कुछ मंत्रियों और राज्यपाल मिलकर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के क्या है, विरुद्ध है। तो डीसी वधवावाद आया था, डीसी वधवावाद, ठीक है, उसमें कहा अध्यादेश जारी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के क्या बताओ विरुद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वापस एक बार बता देता हूं, हमने पढ़ा अनुच्छेद 123, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लीजिएगा। 123 में पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, 213 में, और राष्ट्रपति की 123 में। ये ध्यान रखना। अध्यादेश किसका रूप होता है, विधि और कानून का ही रूप होता है, ठीक है, इसलिए अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है, क्योंकि अध्यादेश विधि या कानून का रूप ही होता है, ठीक है। क्या राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं, स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो किसकी सलाह से जारी करता है? तो वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है, ठीक है, अध्यादेश। तो राज्यपाल अपने विवेक से, स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। अध्यादेश कौन सी परिस्थिति में जारी किया जाता है? जब विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, या दोनों में से किसी एक सदन का भी सत्र नहीं चल रहा है, दोनों सदन या दोनों में से किसी एक सदन सत्र में नहीं हो, यानी उसका सत्र नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। तो विधानमंडल के 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद, या तो दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है या दोनों में से एक का भी नहीं चल रहा है, तो भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है, 6 माह और 6 सप्ताह होती है। बैठक शुरू होने के बाद कितनी होती है, ये ध्यान रखना, बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह होती है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह, लेकिन बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह होती है, ठीक है। अब देखिए, यदि 6 सप्ताह में पारित हो जाता है, ठीक है, 6 सप्ताह की गणना कब से करेंगे? तो जो सदन बाद में बैठता है, 2 सदन है जिन राज्यों में, तो जो सदन बाद में बैठता है वहां से 6 सप्ताह की गणना की जाएगी। अध्यादेश कितने प्रकार से समाप्त हो सकते हैं? तो अध्यादेश 2 प्रकार से समाप्त हो सकते हैं। एक तो बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में यदि वो पारित नहीं होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पारित नहीं हुआ तो रद्द हो जाएगा। और एक राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रकार से क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। राज्यपाल अध्यादेश कौन सी सूची पे जारी करता है? तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय है उन पर राज्यपाल अध्यादेश है जारी कर सकता है। तो डीसी वधवा बनाम डीसी वधवावाद का संबंध डीसी वधवावाद का संबंध
अध्यादेश जारी करने से। इन्होंने कहा एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही विषय जब तक पारित नहीं हो तब तक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। एक विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन डीसी वधवावाद ने कहा कि बताओ एक विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना ठीक नहीं है, तो अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। इसमें क्या कहा गया था कि अध्यादेश, इसमें कहा गया था अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस वाद में कहा गया कि जो अध्यादेश है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें जनता से चुने गए प्रतिनिधियों से नहीं पूछा जाता है। कुछ मंत्री और राज्यपाल मिलकर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल आपका 213। अब मैंने कहा एक आर्टिकल 333, ये भी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने से संबंधित था, अब नहीं है, था पहले, सॉरी अध्यादेश नहीं, राज्यपाल की विधायी शक्तियों से रिलेटेड था। तो ये आर्टिकल भी राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल था पहले, ठीक है, लेकिन अब ये शामिल नहीं, 2019 तक शामिल था, अब क्यों नहीं है वो सुन लीजिएगा। इसमें क्या लिखा था कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिसको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। जैसा आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। अनुच्छेद कौन सा है, तो 331 के तहत, 331। इसी प्रकार एक आर्टिकल 333, इसमें राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था। यदि उस विधानसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, तो राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, ठीक है। एंग्लो इंडियन उसे बोलते हैं जिसके पिता या दादा यूरोपीय हो और माता अवश्य रूप से भारत की हो, उसकी होने वाली संतान। एंग्लो का मतलब है अंग्रेज और इंडियन का मतलब है भारतीय। तो बताओ पिता अंग्रेज होना चाहिए और यूरोपीय होना चाहिए और माता इंडियन होनी चाहिए, तो उनकी जो संतान होगी उसको बोलेंगे एंग्लो इंडियन। क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। नोट लगा के लिख लीजिए 104वें संविधान संशोधन। संविधान में एक संशोधन हुआ, अब तक तो संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, 105, लेकिन ये कौन सा पढ़ रहे हैं, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तथा SC ST का आरक्षण, SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। SC ST का आरक्षण तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया और एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया, समाप्त। तो 104वें संशोधन के द्वारा 2019 एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया। तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया तो अब ये मनोनीत नहीं होते, इसलिए इस आर्टिकल का अब कोई महत्व नहीं है, ये समाप्त हो गया। ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। निश्चित का मतलब तो समाप्त हो गया, ये आर्टिकल अब समाप्त हो गया, निष्क्रिय हो गया, निश्चित हो गया 104वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 104वें संशोधन के द्वारा। अब देखिए पहले क्या लिखा था कि बताओ राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, ठीक है, लेकिन यह प्रावधान 104वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया। अब एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा दोनों में समाप्त हो गया, तो 2 आर्टिकल समाप्त हो गए। 331 में लिखा था, 331 में लिखा था कि बताओ राष्ट्रपति 331 में क्या लिखा था, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, इसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। तो राज्यपाल विधानसभा में 1 और राष्ट्रपति लोकसभा में 2। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत, 333 और राष्ट्रपति 331 के तहत। और अब देखो राष्ट्रपति भी एंग्लो इंडियन का मनोनीत नहीं कर सकता लोकसभा में, राज्यपाल भी विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत नहीं कर सकता। तो ये दोनों बातें अब क्या हो गई, समाप्त। किस संशोधन के द्वारा, 104वें के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब ये अनुच्छेद भी समाप्त हो गए, निष्क्रिय हो गए, ठीक है। तो अब आपको 331 नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुई थी बात और ये अब एंग्लो इंडियन का आरक्षण ही समाप्त हो गया। तो बताओ ये अनुच्छेद अब कोई काम का नहीं है। तो अब ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों में नहीं है। पहले यदि कोई बुक पढ़ोगे, पुरानी बुक,
तो उसमें ये लिखा होगा, अब नहीं है। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? राज्यपाल की विधायी शक्तियों में मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ एक बार कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन कौन सा आर्टिकल? एक 171 पढ़ा था आपने, 174 पढ़ा था, 175 पढ़ा था, 176 पढ़ा था, 192 पढ़ा था, 200 पढ़ा था, 213 पढ़ा था और 333 समाप्त। 333 समाप्त। बाकी ये पढ़े थे सारे। ये सारे आर्टिकल पढ़ लोगे तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या हो जाएगी? पूरी। तो इस लेक्चर में अपनी राज्यपाल की विधायी शक्तियां पूरी होती है। लेकिन राज्यपाल के पास तो 5 प्रकार की शक्तियां: विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविवेकीय शक्ति। अभी तो एक विधायी शक्ति पूरी हुई है। अब नेक्स्ट शक्ति पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कौन सी शक्ति पढ़ेंगे? कार्यपालिका शक्ति। क्या है कार्यपालिका शक्ति में? तो कार्यपालिका शक्ति में 3 आर्टिकल आते हैं जो मैंने पहले समझा दिए। एक आर्टिकल आता है 166, एक आर्टिकल आता है 167। कार्यपालिका शक्ति में एक और आर्टिकल आता है 356। ये तीनों अपन पढ़ चुके थे। कैसे? 166 में याद करो, राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। कार्यपालिका जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। और मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम। तो मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम कौन बनाते हैं? राज्यपाल बनाते हैं। राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। याद करो, 166 पढ़ा था। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। मुख्यमंत्री का क्या बनता है? कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को क्या दे? सूचना दे। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसमें? 167 में, कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। इसका मतलब राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है। याद करो, राज्यपाल के अन्य अनुच्छेद, उसमें मैंने ये सारे अनुच्छेद कराए थे। 356 में बताओ, राष्ट्रपति शासन। किसका बताओ? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। ये अपन पढ़ चुके थे। ये तीनों आर्टिकल अपन पढ़ चुके थे। और क्या था कार्यपालिका शक्ति में? राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, और किसको हटाता है। किसकी नियुक्ति करता है और किसको हटाता है, ये भी किस में आता है? कार्यपालिका शक्ति में। तो राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है और राज्यपाल किस किस को हटाता है, ठीक है, ये भी कार्यपालिका शक्ति में आता है। और यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? 4 ऑप्शन आएंगे। मुख्यमंत्री की, पहला ऑप्शन, महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो नियुक्ति करना है वो कार्यपालिका शक्ति में आते हैं। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी तो सेंटर में होता है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में, ये राज्य में होता है, ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट वालों की भी राष्ट्रपति करता है, हाईकोर्ट वालों की भी राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की राज्यपाल करता है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है कॉलेजियम की सिफारिश पे। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं हाईकोर्ट राज्य में होता तो राज्यपाल करेगा, नहीं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है और किसको हटाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है। यह सब कार्यपालिका शक्ति में आता है। राज्यपाल निम्न की नियुक्तियां करता है। निम्न की नियुक्तियां करता है। राज्यपाल निम्न की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख या मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का पद है और उसमें लिखा है
कि राज्यपाल क्या करता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमारे मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। नियुक्तिकर्ता कौन है, राज्यपाल करता है। किसको बनाता है मुख्यमंत्री, बहुमत प्राप्त दल के नेता को। जो बहुमत प्राप्त कर लेता है उस दल के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। बहुमत यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो संवेग से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। तो बताओ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति। देखिए मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीनों के तीनों मंत्री जिसमें आते हैं उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। तो सभी मंत्री आगे तो इसको बोलेंगे मंत्री परिषद। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री आ जाते हैं उसको बोलते हैं मंत्री परिषद, और जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में तो केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और तीनों प्रकार के मंत्री, सभी प्रकार के मंत्री मंत्री परिषद में आते हैं। जब मैंने मंत्री परिषद बोल दिया इसका मतलब सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। ठीक है, ये भी किस अनुच्छेद में, 164 में। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, अपने पसंद के व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा। क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा। ठीक है, तो मंत्रियों के नाम सेलेक्ट कौन करता है, मंत्रियों का चयन कौन करता है कि ये व्यक्ति मंत्री बनेगा। तो मंत्रियों का नाम सेलेक्ट करना या चयन करना ये तो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन ये मंत्रियों के कुछ नाम मुख्यमंत्री सेलेक्ट करेगा और मुख्यमंत्री किसके पास भेजेगा, राज्यपाल के पास। सेलेक्ट किसने किए, मुख्यमंत्री ने किसके पास भेजे, राज्यपाल ने, और राज्यपाल उसको मंत्री बनाता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति, जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। किसकी बताओ, मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री अपने पसंद के कुछ व्यक्तियों का नाम सेलेक्ट करेगा और उन नामों को वो राज्यपाल के पास भेजेगा और राज्यपाल उनको मंत्री बनाएंगे। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों, सभी मंत्री आगे, तो सभी मंत्री का मतलब मंत्री परिषद। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह से करता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आपको कुछ नाम सेलेक्ट करके राज्यपाल को सलाह देता है, राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उसको मंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्रियों का चयन कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। कुछ नाम सेलेक्ट मुख्यमंत्री करता है, तो चयन मुख्यमंत्री करता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल, जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मंत्रियों का मतलब मंत्री परिषद। तीसरा, महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल। अभी राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, राजस्थान के महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी, MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। एडवोकेट जनरल राज्य का प्रथम विधि नागरिक होता है महाधिवक्ता, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में। याद करो, सेंटर में होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। सेंटर में महान्यायवादी होता है, उसका अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। महान्यायवादी केंद्र में होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य में होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में, 165 में। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है, तो इसका आंसर आगे आपका कौन करता है। नेक्स्ट, यदि बात करें आरपीएससी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो आरपीएससी के अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है आरपीएससी में और 7 सदस्य होते हैं। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका उल्लेख है किस अनुच्छेद में, पहले तो ये जान की आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 317 में। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसमें, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 316 में, 316 में। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 316 में। किसमें बताओ, 316 में। अभी आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो अभी आरपीएससी के अध्यक्ष है संजय कुमार सोत्रिय, संजय कुमार सोत्रिय, ये आरपीएससी के अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए, उसके बाद यदि बात करें राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। राज्य चुनाव आयोग एक सदस्य होता है, राज्य का चुनाव आयोग कैसा होता है, एक सदस्य होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें, ठीक है, एक ही सदस्य होता है। भारत वाला तो 1+2 होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसलिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो बताओ, राज्यपाल करेगा।
तो बताओ पंचायती राज के लिए चुनाव आयोग किसमें? 243 के में, 243 के में। और नगर निकाय के लिए किसमें? 243 जेड में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कि राज्य चुनाव आयोग का काम होता है पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराना। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। अभी राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो छठा वित्त आयोग चल रहा है। और राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अभी 2 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 2। वैसे तो 1 प्लस अधिकतम 4 हो सकते हैं, लेकिन अभी 1 प्लस 2 है। और राजस्थान में छठा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। पंचायती राज के लिए वित्त आयोग किसमें? 243 आई में। और नगर निकाय के लिए किसमें? 243 वाई में। यह अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, के न्यायाधीशों की नियुक्ति। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको बोलते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की तो राज्यपाल करता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वालों की राष्ट्रपति करता है। ये आप अलग से नोट लगा के लिख सकते हैं भले। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि बात करें और किसकी इसकी करता है, तो बताओ राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति। तो राजस्थान सरकार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान सरकार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है। राज्यपाल स्वयं क्या होता है? राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है। राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है। राज्यपाल स्वयं क्या होता है? तो राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है, लेकिन राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और यदि बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल और किस किस की नियुक्ति करता है? ठीक है। तो यदि बात करें राज्यपाल की, ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना, लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति। अभी राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप सिंह लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप सिंह लोहरा। तो लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें लोकायुक्त के अलावा और किसकी करते हैं, तो राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अभी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और आपको होता है 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो राज्य मान का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। और अभी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो गोपाल कृष्ण व्यास। अभी आपको ये याद नहीं हो रहा है ना, तो आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे, मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे, सूचना आयोग पढ़ेंगे, लोकायुक्त पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो वैसे वहां जाके याद हो जाएगा। ठीक है। महाधिवक्ता पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, तो सब वहां पे याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो लिखना जरूरी है कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, क्योंकि हम उसकी कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? उसकी कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, अध्यक्ष व सदस्यों की। राज्य बाल अधिकार आयोग के
अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि बात करें तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वापस देख लेते हैं राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अभी अनुच्छेद याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वालों की राष्ट्रपति करता है। ठीक है। सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है। लोकायुक्त, राज्य में लोकायुक्त होता है, सेंटर में लोकपाल होता है, और भारत के पहले लोकपाल पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इनमें से राज्यपाल हटाता किसको है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री को हटाता भी कौन है? राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्रियों को हटाता भी कौन है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और महाधिवक्ता को हटाता भी कौन है? राज्यपाल। तो जिसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, जिसको हटाता भी राज्यपाल है, तो इसका मतलब वो राज्यपाल के आशीर्वाद से काम करते हैं, प्रसाद से काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना। कौन कौन? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता को नियुक्त भी राज्यपाल करते हैं। नियुक्त राज्यपाल करते हैं। नियुक्त राज्यपाल करते हैं और हटाते भी राज्यपाल हैं। हटाते भी राज्यपाल हैं। अतः ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। नियुक्त भी वही करते हैं, हटाते भी वही हैं। अतः ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छा पर्यंत कार्य करते हैं। बताओ, राज्यपाल पढ़ रहे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता भी राष्ट्रपति। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, हटाता भी राज्यपाल है। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और राज्यपाल खुद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक और नोट लगा लेते हैं। तो ये थी कार्यपालिका शक्ति, किसकी नियुक्ति करता है और किसको हटाता है। तो अपनी कार्यपालिका शक्ति क्या हो जाती है? यहां पर पूरी हो जाती है। तो नियुक्ति करना और हटाना कार्यपालिका शक्ति में आता है। तो यहां पे ये ध्यान रखना किसकी नियुक्ति करता है और किसको हटाता है। दो शक्तियां पढ़ ली, विधायी शक्ति पूरी हो गई और कौन सी? कार्यपालिका शक्ति अपनी पूरी हो गई। अब यदि बात करें तो यहां पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसे आप। राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी व राज्यपाल होते हैं वो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी व पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या अध्यक्ष हैं? होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ जाएगी। क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन यही सबसे कि बताओ, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, ठीक है, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल दो चीजों के अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष होते हैं। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यह था आपका कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। दो शक्तियां पूरी कर चुके हैं। कौन सी? विधायी शक्ति, कार्यपालिका। 3 शक्तियां बाकी है। कौन कौन सी? वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सर्वीय शक्ति। तब जाके अपना राज्यपाल टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, वित्तीय शक्तियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।